अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेमेटॉइड आर्थराइटिस। आज हम स्टार्ट करेंगे, हमारे पास न्यू टॉपिक है जिसका नाम है रेमेटॉइड आर्थराइटिस का। इसके अंदर हम सबसे इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे, इसके बाद इसकी जो ड्रग्स एंड ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज है उसे डिस्कस करेंगे। सही है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास ये डायग्राम आपको तब समझ आएगी जब मैं आपको एक अगला पैराग्राफ समझा दूंगा। सही है। इसके अंदर क्या है कि हमारे पास जो रेमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये हमारे पास क्या है कि एक क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिजीज है जो कि हमारे पास प्राइमरली अफेक्ट करती है जॉइंट्स के ऊपर। ये दूसरे ऑर्गन को भी डिफेक्ट कर सकती है, लेकिन इसका जो मेन टारगेट होता है वो क्या होता है, जॉइंट। और वहाँ पे ये क्या प्रोड्यूस करती है, इन्फ्लेमेटरी साइनोवाइटिस। सही है। अब इन्फ्लेमेटरी साइनोवाइटिस क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। सही है, वो मैं बताता हूँ। सबसे इसके बाद आता है कि हमारे पास सबसे पहले हमारे पास एक साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है। सही है, जो कि हमारे पास ज्वाइंट के इर्द गिर्द होती है। ये हमारे पास एक ज्वाइंट है, एक बोन है दो, और ये मसल है दरमियान में, और ये यहाँ पे क्या है, ज्वाइंट है। सही है, ये कैप्सूल है हमारे पास। सही है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइनोवियल मेम्ब्रेन, जो कि मेड अप हुई होती है किससे, आर्जिनिन से। सही है। इन केस ऑफ पैथोफिजियोलॉजी, ये हमारे पास जो आर्जिनिन है ये रिप्लेस करता है किसको, सिट्रोलिन को। सही है। जब ये सिट्रोलिन को रिप्लेस करेगा तो हमारे पास एक एंटीजन सिग्नल प्रोड्यूस होगा। सही है। वो सिग्नल क्या करेगा, मैक्रोफेजिस को और टी सेल्स को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। सही है। अब सबसे पहले आपको ये एक चार्ट है, ये समझ लें। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, एक एंटीजन सिग्नल आएगा आउटसाइड ऑफ बॉडी से। सही है, या इनसाइड बॉडी से, जहाँ पे हमारे पास आर्जिनिन रिप्लेस कर रहा है किसको, सिट्रोलिन को, जॉइंट के ऊपर। सही है। तो हमारे पास एंटीजन सिग्नल आ गया। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है, पैथोलॉजी हो रही है। सिग्नल आया तो हमारे पास सबसे पहले जो टी सेल है वो हमारे पास एक्टिवेट करवाएंगे बी सेल्स को, और हमारे पास सेक्रीट करवाएंगे किसको, साइटोकाइंस को। सही है। जब हमारे पास टी सेल्स एक्टिवेट करेंगे बी सेल्स को, तो हमारे पास बी सेल क्या करेंगे, प्रोलिफरेट करेंगे प्लाज्मा सेल के अंदर, और प्लाज्मा सेल्स हमारे पास क्या बनाएगा, ऑटो एंटीबॉडीज। सही है। ऑटो एंटीबॉडीज का मतलब क्या, क्यों कि हमारे पास जो अपना सिस्टम है, अपना बॉडी का सिस्टम है, वो खुद ब खुद क्या बना रहा है, एंटीबॉडीज बना रहा है उस डिजीज के खिलाफ। तो वो हमारे पास क्या होगा, ऑटो एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन करवाएगा। सही है। नेक्स्ट हमारे पास सेक्रीट करवा रहा है साइटोकाइंस। साइटोकाइंस के अंदर दो टाइप्स आती हैं, इंटरल्यूकिन 17 और IF गैमा। सही है। ये दो तरह की साइटोकाइंस को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। अब ये जो साइटोकाइंस हैं ये हमारे पास एक्टिवेट करवाएंगे मैक्रोफेजिस को। सही है। जब भी माइक्रोफेजिस एक्टिवेट होंगे तो वो हमारे पास क्या करेंगे, सेक्रीट करेंगे क्या, प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर। उन प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स के अंदर क्या आएगा, TNF अल्फा आएगा, इंटरल्यूकिन 1 आएगा और इंटरल्यूकिन 6 आएगा। अब ये जो प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है ये हमारे पास क्या करवाएंगे, इन्फ्लेमेशन कॉज करवाएंगे। सही है। अब ये जो TNF अल्फा और ये हमारे पास प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर हैं, सबसे पहले ये हमारे पास क्या करवाएंगे, थिकनिंग एंड स्वेलिंग ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन। जब हमारे पास साइनोवियल मेम्ब्रेन थिक होगी तो हमारे पास क्या होगा, पेनस फॉर्मेशन। पेनस फॉर्मेशन मैं आपको भी डायग्राम के अंदर समझा दूंगा। सही है। या ये हमारे पास क्या करवाएंगे, प्रोलिफरेशन ऑफ फिब्रोब्लास्ट लाइक साइनोवियोसाइट। सही है। उनकी क्या कराएंगे, प्रोलिफरेशन करवाएंगे। जब हमारे पास FLS क्या करेंगे, प्रोलिफरेट करेंगे, तो वो हमारे पास रिलीज करेंगे प्रोटीएजिस और मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज। सही है। मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज हमारे पास क्या करवाएंगे, कार्टिलेज की डिस्ट्रक्शन करवाएंगे और बोन इरोजन करवाएंगे। सही है। जब बोन इरोजन हो रही है, कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो हमारे पास जो ज्वाइंट है वो क्या होगा, हमारे पास डिफेक्ट होगा। सही है। सिंपल, सबसे पहले हमारे पास एक ज्वाइंट है जो कि अपनी नॉर्मल कंडीशन के अंदर है, जिसके अराउंड हमारे पास क्या है, साइनोवियल कैप्सूल लाइनिंग है। सही है। इन केस ऑफ पैथोलॉजी हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास पहले तो बोन इरोजन होगी। सही है। बोन इरोजन होगी कहाँ पे, एजिस के ऊपर, और जो हमारे पास ये जो कैप्सूल है ये अंदर से क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, इन्फ्लेम्ड कर जाएगा। सही है। जिसे हम नाम क्या देते हैं कि पेनस की फॉर्मेशन हो जाएगी इनसाइड। और ये पेनस हमारे पास क्या करेगा, पेन को सेंस करेगा और पेन हमें फील करवाएगा। सही है। जो बंदा रेमेटॉइड आर्थराइटिस का जो पेशेंट होगा उसे क्या होगा, पेन फील होगा जब हमारे पास पेनस की फॉर्मेशन हो जाएगी। समझ आई। अब सबसे पहले क्या है कि हमारे पास प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन टू टी सेल। सबसे पहले प्रेजेंटेशन होगी किसकी, एंटीजन की, किसके ऊपर, टी सेल्स के ऊपर। फिर टी सेल एंड बी सेल हमारे पास क्या करेंगे, प्रोलिफरेट करेंगे, एंजियोजेनेसिस इन द साइनोवियल लाइनिंग। बी सेल और टी सेल प्रोलिफरेट करके कहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएंगे, साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर।
इम्यून सेल्स क्या करेंगे, एक्यूमुलेट होंगे कहाँ पे, साइनोवियल फ्लूइड के अंदर, साइनोवाइटिस की फॉर्मेशन होगी और अर्ली पेनस फॉर्मेशन हो जाएगी, सही है। और जो हमारे पास ज्वाइंट है वो स्वेल कर जाएगा। इसको डायग्नोस कैसे करते हैं, सबसे पहले हम इसके एक्सरे करवा सकते हैं, एमआरआई करवा सकते हैं और अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा सकते हैं। ब्लड टेस्ट करवा के हम रेमाटॉइड फैक्टर को हम देख सकते हैं कि अगर वो प्रेजेंट है तो जो पेशेंट है उसे क्या है, हमारे पास रेमाटॉइड आर्थराइटिस है। एंटी सिट्रोलिनेटेड प्रोटीन एंटीबॉडीज की भी टेस्टिंग करवा सकते हैं। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट हम चेक करके पता लगा सकते हैं कि आइदर पर्सन हमारे पास जो है रेमाटॉइड आर्थराइटिस का है या नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास सी रिएक्टिव प्रोटीन होती है, उनकी भी डिटेक्शन करवा के हमें पता लग सकता है कि जो पर्सन है आइदर वो हमारे पास रेमाटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है या नहीं है। रीनल फंक्शन टेस्ट भी करवा सकते हैं और लीवर एंजाइम टेस्ट भी करवा सकते हैं, सही है। मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले हम क्या देते हैं, सबसे पहले हम प्रेफर करेंगे एनसिड्स को, सही है। एनसिड्स जब हम प्रेफर करते हैं जिसके अंदर हमारे पास डाइक्लोफेनिक, आइबोब्रोफेन, मेफ्लामिन एसिड और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि ये जो हमारे पास एनसिड्स होते हैं ये हमारे पास इनहिबिट करेंगे किसको, कॉक्स एंजाइम को, सही है। साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम की प्रोडक्शन को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। अब जो साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम है, कॉक्स एंजाइम होता है, वो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन करवाता है, पी जीन्स की। अब जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो हमारे पास पेन और इन्फ्लेमेशन और फीवर वगैरह को सेंस करती है, सही है। अब अगर हमारे पास जब हमारे पास COX-2 इनहिबिट होता है जो कि हमारे पास इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है और हमारे पास पेन और फीवर प्रोड्यूस करता है, तो जब हम एनसिड्स देंगे तो हमारे पास जो इन्फ्लेमेशन है और जो पेन वगैरह है वो सब क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, सही है। पी जीन्स की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन और पेन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब इन्फ्लेमेशन और पेन कम होगा तो रिजल्ट क्या आएगा कि पेन रिलीफ होगा और फीवर की कंडीशन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सही है। अब जो एनसिड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो हमारे पास, इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो हमारे पास क्या होता है, जल्दी होता है, सही है। एटलीस्ट इसको 1 से 2 डेज लगते हैं अपना एक्शन परफॉर्म करने के लिए, या कुछ जो हमारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंट एनसिड होते हैं तो उनका तो फ़ौरन ही हमारे पास जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ऑनसेट ऑफ एक्शन है, वो जल्दी हमारे पास शो हो जाता है। नेक्स्ट इसकी क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे पास 2 तरह की ड्रग्स हम यूज़ करते हैं, एक आता है डीमार्ट्स, सही है। डीमार्ट्स के अंदर आएगा ड्रग मॉडिफाइंग, बायोलॉजिकल डिमार्ट्स के अंदर आएगा डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रेमाटाइटिक ड्रग, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रेमाटाइटिक ड्रग्स। इसके अंदर हमारे पास 2 तरह के डिमार्ट्स आते हैं, एक आता है कन्वेंशनल डिमार्ट्स और एक आता है बायोलॉजिकल डिमार्ट्स, सही है। आप जो कन्वेंशनल डिमार्ट्स हैं इन्हें हम नॉन बायोलॉजिकल डिमार्ट्स का नाम भी देते हैं। एनसिड्स जो हैं वो हमारे पास नॉन बायोलॉजिकल डिमार्ट्स के अंदर आते हैं, ये आपने बात याद रखनी है, सही है। अगर MCQ आ जाता है कि आपके पास जो एनसिड्स हैं वो बायोलॉजिकल डिमार्ट्स हैं, कन्वेंशनल डिमार्ट्स हैं, नॉन बायोलॉजिकल डिमार्ट्स हैं या कौन से डिमार्ट्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो एनसिड्स होते हैं वो हमारे पास नॉन बायोलॉजिकल डिमार्ट्स की हेडिंग के अंदर आते हैं, सही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कन्वेंशनल डिमार्ट्स और बायोलॉजिकल डिमार्ट्स। कन्वेंशनल डिमार्ट्स के अंदर सबसे पहले आएगा मेथोट्रेक्सेट, लेफ्लोनामाइड, सल्फेसलाजीन, हाइड्रोक्लोरोक्विन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सही है। बायोलॉजिकल डिमार्ट्स के अंदर क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले है TNF अल्फा इनहिबिटर, इसके अंदर आएगा एटेनरिसेप्ट, सही है। एंटी TNF अल्फा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के अंदर आएगा इन्फ्लेक्सिमैब, अडेलिम्यूमैब, गोलीम्यूमैब और सर्टोलिज्यूमैब और पिगोल, सही है। नेक्स्ट है बीटा बी सेल्स डिप्लेटर के अंदर आएगा हमारे पास रिटोक्सीमैब, सही है। टी सेल को स्टिमुलेटर के अंदर आएगा एडाबासेप्ट, इंटरल्यूकिन 6 इनहिबिटर के अंदर आएगा टोकेलिजुमैब और सेरिल्यूमैब, सही है। अब सबसे पहले हम डेमार्ट्स को स्टार्ट करते हैं। डेमार्ट्स होते क्या हैं, हमारे पास एक इफेक्शियस और सेव हमारे पास एक मेथड होता है किसको, रेमाटॉइड आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए ऑल पेशेंट्स के अंदर, सही है। थेरेपी बिगन करते हैं हमारे पास ट्रेडिशनल एजेंट्स के थ्रू लाइक मेथोट्रेक्सेट के साथ, सही है। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास इसके अंदर रेमाटॉइड आर्थराइटिस के अंदर क्या होगा कि मेथोट्रेक्सेट, सही है। अब जितने भी हमारे पास डेमार्ट्स होते हैं ये हमारे पास कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं किस केस के अंदर, प्रेगनेंसी के केस के अंदर। सबसे पहले आता है मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट हमारे पास क्या है, फॉलिक एसिड एंटागनिस्ट है,
सही है। ये इनहिबिट करेगा किसको, साइटोकाइंस की प्रोडक्शन को एंड प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड को, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस को। जब प्यूरिन नहीं बनेगा तो हमारे पास डीएनए और आरएनए की प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। लीडिंग टू इम्यूनोसप्रेसिव एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट, जो कि हमारे पास क्या करता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या है, 3 to 6 वीक है फ्रॉम स्टार्टिंग ट्रीटमेंट। इसे हम अलोन भी यूज कर सकते हैं और कॉम्बिनेशन थेरेपी के अंदर भी इसे यूज कर सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि मेथोट्रेक्सेट हमारे पास क्या है, फॉलिक एसिड एनालॉग है और एंटागनिस्ट है, जो कि इनहिबिट करता है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को और इंटरफेयर करता है बायोसिंथेसिस ऑफ थायमिडाइलेट। जब थायमिडाइलेट नहीं बनेगा तो फर्दर हमारे पास प्यूरिन और न्यूक्लियोटाइड की प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, जो कि हमारे पास सीरीन और मिथ्योनिन अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन करवाते हैं। thereby enter with the formation of DNA and RNA, जो कि हमारे पास क्या करेगा, डीएनए और आरएनए की फॉर्मेशन के अंदर भी इंटरफेयर करेगा। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि फॉलिक एसिड होता है, फॉलिक एसिड से हमारे पास बनता है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज की मदद से बनता है THFA, और इसके बाद हमारे पास बनेगा थायमिडाइलेट से बनेगा हमारे पास प्यूरिन, और प्यूरिन से हमारे पास बनेगा मिथ्योनिन और सिट्रोलिन से बनेगा हमारे पास डीएनए और आरएनए। सही है, डीएनए और आरएनए बनेगा। अब जो हमारे पास मेथोट्रेक्सेट है वो यहाँ पे आके इसकी प्रोडक्शन को क्या कर देगी, स्टॉप कर देगी। अब इसकी प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी तो हमारे पास थायमिडाइलेट नहीं बनेगा और हमारे पास सिट्रोलिन और सीरीन और मिथ्योनिन की फॉर्मेशन भी नहीं होगी। एडवर्स इफेक्ट के अंदर क्या आएगा, म्यूकोजल अल्सरेशन और नोजिया हो सकता है, साइटोपिनिया हो सकता है, डिप्रेशन ऑफ WBC काउंट भी हो सकता है, लीवर सिरोसिस और एक्यूट न्यूमोनिया भी हो सकता है। टेकिंग फॉलिक एसिड विद मेथोट्रेक्सेट रिड्यूस द एडवर्स इफेक्ट, वो हमारे पास क्या कर सकती है, एडवर्स इफेक्ट को रिड्यूस कर सकती है। अगर हम फॉलिक एसिड को भी ले रहे हैं और मेथोट्रेक्सेट भी ले रहे हैं तो एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसकी फर्दर जो ड्रग्स हैं उसे डिस्कस करेंगे।